हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हम भाई लगभग लास्ट वाला लेक्चर करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर का। इसके बाद देखेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा पाएंगे तो इस हफ्ते एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ वंडरवाल इक्वेशन। वंडरवाल इक्वेशन की वेरिफिकेशन हमने कल वंडरवाल इक्वेशन की थी। वंडरवाल इक्वेशन क्या है उसको हल्का सा आपको रिवाइज करवा देते हैं। व्हाट इज दैट और कहाँ पर थी भाई वंडरवाल इक्वेशन? ये रही वंडरवाल इक्वेशन है ना। वंडरवाल इक्वेशन P प्लस प्रेशर। देखिए प्रेशर और वॉल्यूम वही है, पीवी इक्वल एनआरटी था, लेकिन प्रेशर में कुछ जुड़ गया ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर और वॉल्यूम से कुछ घट गया। ये अट्रैक्शन फोर्स है। ए बी जो है वो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल है, जो गैस के एटम का साइज है ना। तो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी जो है वो होता है एनआरटी के। अगर हम n को 1 मोल मान लें तो ये n स्क्वायर यहाँ से गायब हो जाएगा, ये n गायब हो जाएगा, ये n गायब हो जाएगा। तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल आर टी, कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, ध्यान रख लेना। ठीक है, वो 1 मोल के लिए होगी, बट आप हमेशा इसको याद रखिए 1 मोल वाली अपने आप आपके सामने होगी। n की वैल्यू 1 रखनी है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो चलिए इसकी वेरिफिकेशन ऑफ वंडरवाल इक्वेशन करते हैं भाई। इसको वेरीफाई करते हैं एट लो प्रेशर। प्रेशर जब लो होता है तो लो प्रेशर से पहले हम सबसे पहले वंडरवाल इक्वेशन लिखेंगे। P में प्लस, बताओ अभी अभी आप लोगों ने देखी है इक्वेशन क्या? an square upon b square. an स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर v v minus minus nb v minus nb v माइनस एन बी। ओके, is equals to और nrt. इक्वल एन आर टी। बस इसी के अंदर हम थोड़ा सा एन आर टी इसी में थोड़ा सा फिलअप करेंगे। तो देखो वो क्या कह रहा है, एट लो प्रेशर। लो प्रेशर के ऊपर क्या होगा, वंडरवाल इक्वेशन है ये, ठीक है, जो हमने मेंशन की है। और इसमें लो प्रेशर के ऊपर क्या होने वाला है, प्रेशर लो है। ठीक है, हाँ बेटा, एनीवन कुछ कह रहा है कोई? no sir. ठीक है, सुनिए, तो प्रेशर लो है, प्रेशर डिक्रीजेस। लो का मतलब है प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो यहाँ पर क्या होगा, बी कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम एम, वी एम। बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बी को, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये बी को नेग्लेक्ट कर सकते हो आप। गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो लगभग ना के बराबर होगा, जबकि पूरा वॉल्यूम ऑफ गैस के मुकाबले, मतलब मैंने जो कल बताया था कि एक थोड़ी सी सेंट की परफ्यूम, जो परफ्यूम की जो हवा है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो अगर पूरे रूम का वॉल्यूम देखते हैं और वो सेंट के लिक्विड का वॉल्यूम देखते हैं वो बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर क्योंकि गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि प्रेशर कम है, प्रेशर लो है, तो वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, लो प्रेशर वॉल्यूम ज्यादा, इसका मतलब बी को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। वॉल्यूम ऑफ गैस के मॉलिक्यूल को ना के बराबर है वो, तो उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये नेग्लेक्ट हो गया तो देखिएगा जरा क्या आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये नेग्लेक्ट हो गया तो ये लगभग ना के बराबर हो गया। क्लियर है भाई? तो इसको हम खत्म कर सकते हैं यहाँ से, तो अकेला v बच जाएगा। तो b कैन बी नेग्लेक्टेड, तो ये क्या बोल रहा है, p प्लस ए एन स्क्वायर। अब देखो इन्होंने क्या माना है कि 1 मोल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो a के साथ n स्क्वायर नहीं लगा हुआ, तो ये 1 मोल के लिए ही चेक कर रहे हैं। v स्क्वायर, वी एम स्क्वायर लगा लो, v स्क्वायर लगा लो, ये m बोलता है कि गैस का वॉल्यूम है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में vm, सीधा सीधा v, यानी कि ये माइनस हो, ये 0 हो गया, ये हट गया। यस, क्लियर है? ये समझ, सबको समझ में आया? Yes. लो प्रेशर पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो बस आपको ये याद रखना है, प्रेशर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, सीधी सी बात है। इस वजह से क्या है, बी कैन बी नेग्लेक्टेड, बी को सर नेग्लेक्ट। इसमें n a के बराबर है, क्या बेटा? इसमें n 1 के बराबर है। हाँ, एन को 1 ले रहेगा, इसलिए एन दिखाया ही नहीं ना, 1 मोल के लिए ले रहेगा, एन दिखाया नहीं, आर टी लगा सिर्फ। आप एनआरटी लिखिए, उसकी जगह 1 पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए जरा, सेकंड केस के अंदर वो क्या कहता है, केस नंबर 2। एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर को कहीं ना कहीं वो कांस्टेंट करेगा, तो टेम्परेचर अगर हाई है तो ए वी एम स्क्वायर, यानी ए बाय ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अब इसे कैसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है वो सोचो जरा।
बताओ भाई, टेम्परेचर हाई है तो ए एन स्क्वायर, एन को तो छोड़ो, अट्रैक्शन फोर्सेस को जीरो माना जा सकता है, यस और नॉट? ए को जीरो मान सकते हैं? जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो डेफिनेट सी बात है मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन तो नहीं होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि अट्रैक्शन लगभग ना के बराबर हो जाएगा, यस और नॉट? यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब ए जीरो हो जाएगा। अगर ए जीरो हो गया, ठीक है, तो ये पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी। पूरी टर्म अगर जीरो हो रही है तो सीधी सी बात है भाई, ये इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो फिर बचा क्या? P सीधा आएगा, P मल्टीप्लाई बाय Vm माइनस बी। तो Vm मतलब V है, V माइनस बी, एन की वैल्यू तो 1 है, इक्वल RT। तो ये आ जाएगा। यस, क्लियर है? सेकंड केस Yes, sir. याद रख लेना, ये केसेस आपको रट्टा लगाने हैं, अगर नहीं याद करोगे तो दोनों चीजें कंफ्यूज करेंगी कि हाई टेम्परेचर पर प्रेशर क्या होगा, ये होगा वो होगा। आप प्रेशर के बारे में सोच रहे होगे और ये बोल रहा है कि सिर्फ अट्रैक्शन फोर्सेस को सोचो, प्रेशर जो भी है वो देखा जाएगा। ठीक है सर ये फिर से बता देना। सेकंड केस, ठीक है। यस सर। जब टेम्परेचर हाई होगा तो देखो अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होंगी? जीरो हो जाएंगी। अट्रैक्शन तो जीरो। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा Yes, बढ़ sir. जाएगी, अट्रैक्शन फोर्सेस जीरो हो जाएंगी। अगर अट्रैक्शन फोर्सेस जीरो हो गया तो ए टर्म, ए जीरो हो गया, ए जीरो हो गया तो पूरी की पूरी टर्म ही जीरो होगी, तो पी अकेला रह गया। पी और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में, पी मल्टीप्लाई में वी माइनस एन बी इक्वल आर टी। ठीक है, एन को इन्होंने 1 ले रखा तो इक्वल आर टी, तो पी इंटू वी एम माइनस बी इक्वल आर टी। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। ये सारी टर्म्स याद करनी है, यह ध्यान रख लेना वरना ये कंफ्यूज बहुत करेंगे। रियल गैस हैविंग वेरी लार्ज वॉल्यूम। अब बात आती है कि कोई गैस है रियल वाली, ठीक है, जिसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। तो अगर वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो हाई वीएम, वॉल्यूम बड़ा है, हाई वीएम माइनस बी कैन बी अप्रोक्सीमेट जीरो, यानी कि हम बी को जीरो मान सकते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर के ऊपर एयर, इन्होंने क्या कर रखा है भाई, कोई कंडीशन ली है? ठीक है, लार्ज वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो हम बी को जीरो मान सकते हैं, पहली लाइन में तो इसने नहीं बोला। ये समझ में आ गया होगा, तो हम सीधा वी को बोलेंगे, यानी यहाँ पर बी हो गया जीरो, तो ये सिर्फ वी बचेगा यहाँ पर और कुछ नहीं। आगे देखते हैं, हाई टेम्परेचर हैंस, अब इसने बोला टेम्परेचर भी अगर हाई हो तो P प्लस ए वी एम स्क्वायर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू P, यानी कि ये टर्म भी हाई टेम्परेचर पर अट्रैक्शन फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी। तो क्या होने वाला है? वो P भी P हो जाएगा। तो देखो, रियल गैस, लार्ज वॉल्यूम और हाई टेम्परेचर, तो PV इक्वल एनआरटी हो जाएगा। देयरफॉर PV इक्वल RT, एनआरटी अगर N है तो। वेरी लार्ज वॉल्यूम एंड, यहां पर एक कंडीशन इसने मिस कर दिया, एंड हाई टेम्परेचर। यस, ये समझ में आया भी सबको? Yes, sir. आगे. यानी पहले दोनों केसेस को जोड़ दिया। पहले उसने क्या किया था? लो प्रेशर के ऊपर बात की थी, यहां पर हम बात कर रहे हैं हाई लार्ज वॉल्यूम है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, यानी वॉल्यूम लार्ज होगा तो हम ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है उसको हम जीरो मान सकते हैं, तो वो अकेला V आ जाएगा। और हाई टेम्परेचर होगा तो अट्रैक्शन फोर्सेस जीरो हो जाएंगी, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो होगा, PV इक्वल एनआरटी, तो ये आइडियल गैस को बिहेव करेगा। दैट इज इट, यानी कि हाई टेम्परेचर और लार्ज वॉल्यूम का मतलब है लो प्रेशर। ठीक है, तभी लार्ज वॉल्यूम हो सकता है, वरना वॉल्यूम लार्ज नहीं होगा। ये समझ में आ गया भाई? अब आगे बढ़ते हैं जरा, ये सब कुछ क्लियर है? पहले तीनों केसेस, पहला दो ही है, तीसरा तो उनको दोनों को जोड़ रखा है बस, और कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें M क्या रिप्रेजेंट करता है, ये समझ नहीं आ रहा। क्या M? VM। अरे ये जो M लगा रखा है ये एक्चुअल में अकेला V है, वॉल्यूम ऑफ, देखो जैसे B है ना, मैंने इसको पहले हटा दिया था सबसे शुरू में, इसलिए मैं इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा, तो आप इसको ना VM को अकेला V कर दो, वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, सिंपल वॉल्यूम ऑफ M गैस। गैस है। हाँ, M गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ऐसा मान सकते हैं गैस का वॉल्यूम। ठीक है, इन्होंने जो भी मान रखा है वो सबके अपने अपने शॉर्ट टर्म्स होते हैं बेटा, सभी बुक्स में अलग अलग मिल सकते हैं। VM को खा जाओ, M को मत कंसीडर करो, ये वॉल्यूम इस V की बात है, मैंने जो इक्वेशन लिखी है वो ये V है। अगर आप इनकी प्रीवियस इक्वेशन देखते हो, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर इक्वेशन के अंदर, सॉरी मैंने रब कर दी, यहाँ पर इक्वेशन के अंदर वो VM लगा रखा था इन्होंने, यहाँ पे नीचे M। ठीक है, वो M मैंने हटा दिया, इनका अपना शॉर्ट टर्म था, तो मुझे लगा कि आपको कंफ्यूज करेगा, तो अब मैं इसको यहाँ से भी हटा रहा हूँ फिर। ठीक है, ओके सर, समझ आ गया।
समझ आ गया? फिर भी इसको हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और कुछ भी नहीं है, आप इसे जस्ट हटा सकते हैं यहाँ से। एट हाई वॉल्यूम, ये भी एम है, कितने सारे एम है। तो अब आगे देखते हैं भाई, एक स्पेशल केस है हाइड्रोजन और हीलियम का। मैंने आपको बताया था इनका एटम बहुत बहुत छोटा होता है, इस वजह से ये एक्सेप्शनल बिहेव दिखाते हैं। तो ये कैसे बिहेव दिखाते हैं, केस नंबर 4 को उसी को स्टडी करेंगे। ठीक है, हीलियम एंड हाइड्रोजन, ए इक्वल 0, अट्रैक्शन फोर्सेस इनमें 0 होते हैं, याद रख लेना, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है तो ज्यादा पास लेके आना पड़ेगा। जेड की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा होती है। एक से ज्यादा होने पर क्या होगा भाई, रिपल्शन फोर्सेस। यस, याद है किसी को? बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा अगर है तो रिपल्शन फोर्सेस, बॉयल से कम है तो अट्रैक्शन फोर्सेस। बॉयल टेम्परेचर पर अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों बराबर होती हैं। बराबर। और अगर 1 से ज्यादा है वैल्यू, इसका मतलब वो रिपेल करेंगी, 1 से कम है मतलब वो अट्रैक्ट करेंगी। 1 है वैल्यू जेड की तो अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर होगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो यहां पर वही चीज है, तो पीवी, वी मतलब वो वीएम है, ठीक है, माइनस पीबी, पीवी माइनस पीबी इक्वल आरटी। अब ये ऐसा कुछ हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय आरटी। आरटी से डिवाइड करने पर क्या आएगा, इसको बताता हूँ कैसे होएगा। आरटी से जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये भी आरटी से डिवाइड, ये भी आरटी से डिवाइड, और ये इक्वल आ गया 1। तो जेड की वैल्यू हो जाएगी पी बी, पी इंटू बी, बी वही है और मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय आरटी, 1 प्लस पी बी डिवाइडेड बाय आरटी। हाँ भाई, ये समझ में आया? ये अब आपको याद करना है ओनली फॉर हीलियम और हाइड्रोजन के लिए। तो इसने देखो क्या किया, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो पीवी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, इक्वल एनआरटी होता है। तो एन की वैल्यू 1 है, इक्वल आरटी हो गया, बट साथ में इसने माइनस कर दिया प्रेशर इंटू बी। अब ये प्रेशर इंटू बी क्या चीज है, जरा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। बताओ भाई, कुछ समझ में आ रहा है किसी को, प्रेशर इंटू बी क्या है? बी क्या चीज है बताइए? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय गैस। मोलिक्यूल्स का, बी क्या है, मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, गैस के मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम है बी, ठीक है, उसको प्रेशर से मल्टीप्लाई किया, पीबी। अगर प्रेशर इंटू वॉल्यूम को, या क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम स्पेशल केस है, इसके लिए एक अलग से डेरिवेशन आती है, तो आपको ये टर्म भी याद करनी है, ध्यान रख लेना। प्रेशर इंटू वॉल्यूम माइनस पीबी जो होता है वो इक्वल आरटी होता है, किसके लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। जब दोनों को डिवाइड करते हैं आरटी से तो क्या आएगा, मतलब पूरी टर्म को अगर आरटी से डिवाइड करोगे तो क्या सामने आएगा, जेड इक्वल 1 प्लस पीबी डिवाइड बाय आरटी, पीबी डिवाइडेड बाय आरटी। और इसकी वजह से हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो हमेशा उनकी वैल्यू 1 से ज्यादा ही होती है। पीबी, प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आरटी की वैल्यू अगर ये 1 से ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है कि जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा ही आएगी और इनमें हमेशा रिपल्शन ही होगी। ये समझ में आया? हम याद करनी हाइड्रोजन और हीलियम। क्या बेटा? तो शायद तो ऐसा है इसमें, क्या आया? शायद जेड, यस सॉरी मुझे समझ नहीं आया बेटा, आप लिख लिख के बताइए जरा क्या कह रहे हो। अरे ये चाहते हो आया यहाँ नीचे स्टेशन में। ये इस इक्वेशन के अंदर देखो, मैं फिर से बता देता हूँ ये क्या है। केस नंबर 4 है, स्पेशल केस है, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में ए की वैल्यू 0 होती है, अट्रैक्शन फोर्सेस इसमें नहीं होते हैं। ये इनका टेम्परेचर टीबी से, टीबी बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब इनका बॉयल्स टेम्परेचर है, सॉरी इनका बॉयल टेम्परेचर जो है वो 0 से ज्यादा होता है। तो 0 से ज्यादा होने पर अट्रैक्शन फोर्सेस तो 0 होती है, सिर्फ रिपल्शन फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से इनकी जब इक्वेशन को डिराइव किया तो वो कुछ ऐसी इक्वेशन आई थी, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब सिर्फ रिपल्शन होगा, और पीवी माइनस पीबी इक्वल आरटी आता है, ठीक है, अलग से डेरिवेशन है, सीधा याद करनी है आपको, इसके लिए टेंशन मत लो। पीवी माइनस पीबी इक्वल आरटी, डिवाइड करते हैं आरटी से तो कुछ और बन जाता है, जिसमें हमने जेड की वैल्यू निकाली, जेड इक्वल 1 प्लस पीबी डिवाइड बाय आरटी। ये किसके लिए है, ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ,
ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। और इसी के केस में ऐसा होता है, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के केस में। सिंपली आपको याद करना है कि ये इन्हीं के केस के अंदर ऐसा आ रहा है, जेड इक्वल दिस वन। और इस केस के ऊपर आगे जब हीलियम और हाइड्रोजन की बात आती है, हीलियम हाइड्रोजन जैसी लाइक गैसेस की बात आती है, तो इस केस के ऊपर फिर इस फॉर्मूले को यूज करके उनके जेड की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, पी का मतलब प्रेशर है, बी जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ द गैस है, आर और टी आपको पता है, आर गैस कांस्टेंट है, टी जो है वो टेम्परेचर इन केल्विन। यस, क्लियर है बेटा? यस Yes, सर। sir. ठीक है, ठीक है, चलिए भाई। तो यहाँ तक तो ये वो था कि वंडरवाल कांस्टेंट्स को कैसे वेरीफाई करते हैं। अब आज जो लास्ट देखते हैं कि अगर आज इसका एंड हो सकता है तो अब बात आती है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो लिक्विफिकेशन कैसे होती है गैसेस की, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के अंदर फेराडे एक्सपेरिमेंट, फेराडे था भी, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया सबसे पहले। फिर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल फिनोमिना आता है, कंडीशंस आती हैं, उसके बाद एंड्रयू आइसोथर्म आता है, और इसी के बेस पर गैसेस को क्या किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है। मतलब इट इज नॉट सो इजी जितना हम मानते हैं। उसकी वजह हमें कुछ ना कुछ अलग चीजें भी इनके अंदर चाहिए होती हैं, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर कितना होना चाहिए गैस का, कितना टेम्परेचर कम करें और कितना प्रेशर लगाएं। हमें तो एक मिनिमम टू मिनिमम एनर्जी लगा के सभी गैसेस को हम लिक्विड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई गैस तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है लिक्विड करने के लिए, किसी गैस में कम एनर्जी लगानी पड़ती है लिक्विड करने के लिए। कैसे पता लगेगा? तो उसको पता लगाने का तरीका इन लोगों ने डिफाइन किया था। ठीक है, और यहीं से आया था क्रिटिकल फिनोमिना। बॉयल्स टेम्परेचर भी यूज होने वाला है, लेकिन क्रिटिकल फिनोमिना भी यूज होने वाला है। क्रिटिकल फिनोमिना बॉयल टेम्परेचर के जैसा सा लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा समवट डिफरेंट है, उसके ऊपर थोड़ा हम टाइम लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं जरा फेराडे एक्सपेरिमेंट। He observed that under high pressure, some gases liquefies like chlorine, carbon dioxide, but some gases like oxygen, nitrogen did not liquefy, and from which he concluded that there are two type of gases, liquefiable gases and non-liquefiable gases. उसने ऐसा बोला। अब हम ये जानते हैं कि बॉयल्स टेम्परेचर से अगर ऊपर टेम्परेचर होगा तो भाई वो क्या होगा, रिपल्शन फोर्सेस होंगी उसके अंदर, तो उसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकेगा, है ना। वो आइडियल गैस होती है बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर, बॉयल्स टेम्परेचर से ऊपर रियल गैस होती है, लेकिन बॉयल्स टेम्परेचर से ऊपर उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं अराइज होती, सिर्फ रिपल्शन फोर्सेस अराइज होती हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? अब ये बात इसको नहीं पता थी फेराडे को, तो उसने ऐसा कुछ बोल दिया कि कुछ गैस तो लिक्विफाई हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं, तो सम गैसेस आर लिक्विफिएबल, सम आर नॉट। और सिर्फ प्रेशर की बात की थी उसने, अंडर हाई प्रेशर। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ Yes, sir. लिक्विड यस सर आ गई। तो सर इसको हम मानते क्यों हैं सर फेराडे को? फिर जस्ट उसको बताया गया बेटा कि सबसे पहले ऐसा ढूंढा गया था, अंदाजा लगाया कि ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है? ओके सर, समझ गया। यस सर। हाँ, सिर्फ ये अंदाजा था, मतलब इसको याद वाद नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आता है लिक्विफिएबल गैसेस कौन सी है, नॉन लिक्विफिएबल गैसेस कौन सी है। अब आपको लगेगा ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है लिक्विफिएबल और नॉन लिक्विफिएबल जैसा, लेकिन फेराडे ने ऐसा कंक्लूड किया था। बहुत सालों तक इसको माना गया कि हाँ ये सही है। बाद में हमें कुछ चीजें पता लगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस से, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, लोगों ने बहुत कुछ सोचा, उसके बाद में उनको समझ में आया कि गैसेस को ऐसे लिक्विफाई किया जा सकता है। ठीक है, चलिए उसी के बारे में देखते हैं। यस सर, समझ गया। ठीक है, तो देखते हैं। द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस टेक प्लेस व्हेन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम सो हाई दैट दे कैन बाइंड द गैस मॉलिक्यूल टुगेदर टू फॉर्म द लिक्विड स्टेट। ऑब्वियस सी बात है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होनी चाहिए तभी वो लिक्विफाई हो सकते हैं। दिस बिहेवियर इज शोन बाय द रियल गैसेस, और ये रियल गैसेस ही बिहेवियर ऐसा शो करेंगे, आइडियल ऐसा शो नहीं करेंगे। लेकिन हमें पता है टेम्परेचर को कम ज्यादा करने पर और प्रेशर को कम ज्यादा करने पर सभी गैसेस रियल गैसेस बन जाती हैं, आइडियल तो कोई होती नहीं है ना। तो ये भी एक जस्ट डेफिनेशन है। अब बात आती है क्रिटिकल टेम्परेचर की, ये तो जस्ट पढ़ने के लिए है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ द गैसेस into the liquid and solid phases is possible only if the temperature is below a certain temperature. That temperature is known as critical temperature। यानी आपको अब ध्यान देना जरा, बॉयल्स टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर आपको कंफ्यूज करेगा। बॉयल्स टेम्परेचर वो होता है जिसके ऊपर कोई गैस आइडियल बिहेव करती है, ठीक है। बॉयल टेम्परेचर से ऊपर
वो रियल गैस होगी, उससे नीचे भी वो रियल गैस होगी, लेकिन बॉइल टेम्परेचर से ऊपर अट्रैक्शन फोर्सेस अराइज नहीं होंगी, रिपल्शन होगा। यस, क्लियर है ये बात? Yes, sir. तो उस टेम्परेचर पर रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको लिक्विफाई करना मुश्किल हो जाएगा। पर क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है कि कितना ज्यादा कर दें? बॉइल टेम्परेचर से ऊपर भी एक टेम्परेचर होता है जहां पर प्रेशर बढ़ाने पर गैस लिक्विफाई हो सकती है। ये कुछ इंटरमीडिएट जैसा सा कुछ होगा, मतलब बॉइल टेम्परेचर सिर्फ आइडियलिटी के लिए है, ना कि गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए। और हमें ये बताता है कि रिपल्शन फोर्सेस हो जाएंगे, बट हमें ये समझ में आता है कि रिपल्शन फोर्सेस होगी तो वो गैस कभी लिक्विफाई नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद अगर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है बॉइल टेम्परेचर से ऊपर भी, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल वो होता है जो बॉइल से ऊपर है, याद रखना, बॉइल से तो वो ऊपर है, और उसका नाम ही क्रिटिकल टेम्परेचर है कि अगर उस टेम्परेचर से ऊपर, बॉइल टेम्परेचर से ऊपर अगर गैसेस को करेंगे तो वो अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं दिखाएंगे, रिपल्शन दिखाएंगे। बट अगर हम बहुत ज्यादा हाई प्रेशर डाल देंगे तो वो रिपल्शन फिर से अट्रैक्शन में बदल सकती है। बट बॉइल टेम्परेचर से ऊपर एक ऐसा टेम्परेचर है, नीचे तो नहीं मिलेगा वो पक्का है, ऊपर एक ऐसा टेम्परेचर है कि उस टेम्परेचर से भी अगर ऊपर टेम्परेचर कर दिया तो वो गैस कभी भी जिंदगी भर लिक्विफाई हो ही नहीं सकती। ये बात समझ में आई? Yes, sir. Whatever the pressure we are applying, Yes, sir, हम समझ कितना गया। भी प्रेशर डाल दें, कितना भी प्रेशर डाल दो, वो लिक्विड नहीं बनेगी। उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। मिनिमम बोलेंगे, हाँ, मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम कितना टेम्परेचर होना चाहिए आफ्टर दैट वो जो गैस है वो कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी। या फिर ऐसा कहें कि मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच ए गैस कैन बी लिक्विफाइड। अब मैं यहां पर उसको सिंपल करके लिख रहा हूं, ठीक है, ये याद रख लेना भाई। इसी को, टीसी को ही, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं टीसी की, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच ए गैस कैन बी लिक्विफाई। हाँ भाई, ये समझ में आया? बताओ भाई। Yes, sir. यस सर, आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो किसी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, लिक्विफाइड लिखें क्या इसको? किसी गैस को लिक्विफाइड किया, मैक्सिमम टेम्परेचर है, मतलब हाई से हाई कितना टेम्परेचर करें। हालांकि हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस लिक्विड नहीं होगी, है ना, वो तो लिक्विड से वेपर बन जाएगी, वापस गैस बन जाएगी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। लेकिन मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितना टेम्परेचर है कि उस टेम्परेचर के बाद तो उसको कभी लिक्विड नहीं कर सकते, उसके बाद कभी लिक्विफाई नहीं होगी। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ज्यादा से ज्यादा किसी गैस के लिए कितना है। और ये ना मैं आपको सिंपल एग्जांपल भी देता हूँ, एक कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल है, ठीक है, 30 पॉइंट समथिंग है, पता नहीं 32 पॉइंट है, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, ठीक है, मुझे वो याद आ जाएगा फिर अच्छे से। तो यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ऐसा किया गया था, 31.1 है क्या ये वाला टेम्परेचर कितना भाई, V और प्रेशर और टेम्परेचर, हियर इट इज 30.98 डिग्री सेल्सियस, वो 32 है अप्रोक्सीमेटली, TC नहीं, ये रहा 30.98 डिग्री सेल्सियस है TC, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 30.98 है, अप्रोक्सीमेट 31 कह सकते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, फिर भी मैं इसको एक बार दोबारा से कंफर्म करूं, उस ग्राफ में वो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर CO2 31.1 डिग्री सेल्सियस इंटरनेट पर दिखा रहा है, अप्रोक्सीमेट इतना ही होता है 31.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एग्जांपल भी दे देते हैं, EG, ठीक है, और ये आपको याद भी करना है। डिग्री सेल्सियस, इट इज इन डिग्री सेल्सियस, नॉट इन फॉर केल्विन, ध्यान देना। यानी अब यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दूं, 31.2 डिग्री सेल्सियस कर दिया, जस्ट 2, कितना भी प्रेशर लगा लो, पिस्टन है आपके पास, ये ध्यान रखना, यहां पर ये पिस्टन है, सपोज दैट
ठीक है, और आप इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हो, इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, और प्रेशर लगा रहे हो, और प्रेशर लगा रहे हो, और प्रेशर, प्रेशर पे प्रेशर, चाहे आप क्रेन लगा लो, कुछ भी लगा लो, हाइड्रोलिक प्रेशर लगा लो, जितनी भी ताकत है, कितनी मर्जी ताकत लगा लो, ठीक है। अब कितनी मर्जी का मतलब ये भी नहीं है कि हम अनलिमिटेड फोर्स लगा देंगे तो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, वो गैस गैस नहीं रहेगी जो हमने गैस ली थी। ये बात समझ में आ रही है? तो कुछ तो Yes, लिमिट sir. इसकी भी है, यानी कि हर रूल, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर रूल हर जगह पर 100% तो पॉसिबल नहीं होता, उसकी एक लिमिट होती है, एक रेंज होती है कि अब मैं बोल रहा हूँ प्रेशर डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा प्रेशर की वजह से क्या होगा, कोलिजन बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स का, आपस में टकराव बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, वो मतलब गैस के एटम एक दूसरे में, या गैस के मॉलिक्यूल्स भी नए मॉलिक्यूल बना देंगे, समझ गए, यानी कि रिएक्शन हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन। तो हमने जो गैस ली थी वो तो रही नहीं, अब वो अगर दूसरे वाली गैस अगर लिक्विफाई होगी तो वो हमारे हाथ में थोड़ा है। हमने जो गैस ली थी वो तो 31.1 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलती, या तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कुछ और बना दे, वो डिपेंड करता है कि वो कंडीशन क्या है, हम नहीं जानते, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा से भी ज्यादा प्रेशर डाल दिया तो भाई हमारा मॉलिक्यूल जो हमने लिया था वो वैसा रहेगा ही नहीं, और इस वजह से हमारे हिसाब से 31.1 डिग्री सेल्सियस पर कितना भी प्रेशर, इससे ऊपर कितना भी प्रेशर डालिए वो गैस कभी लिक्विफाई नहीं होगी। ये समझ में आ गया? Yes. है ना? तो ये होता है क्रिटिकल फिनोमिना और क्रिटिकल टेम्परेचर। अब बात करते हैं आगे भाई, क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद क्रिटिकल प्रेशर भी आएगा, क्रिटिकल वॉल्यूम भी आएगा, लेकिन सबसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर ही याद होना चाहिए, उसके बाद में क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करेंगे, है ना, कि क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है। तो यहां से आपको हल्का सा बता भी देता हूँ, क्रिटिकल टेम्परेचर वो है जिसके ऊपर किसी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा कि 31.1 डिग्री सेल्सियस पर, 31.1 डिग्री सेल्सियस पर कितना प्रेशर डालूं मैं, मिनिमम प्रेशर, मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम, कम से कम कितना डालूं कि लिक्विफाई हो जाए, क्योंकि इस टेम्परेचर पर लिक्विफाई हो जाती है गैस, ये तो सबको कंफर्म है कि इस टेम्परेचर पर लिक्विफाई हो जाएगी, इससे नीचे भी लिक्विफाई हो जाएगी, लेकिन इससे ऊपर लिक्विफाई नहीं होगी। तो 31.1 डिग्री सेल्सियस पर मैं कितना प्रेशर डालूं कि गैस लिक्विफाई हो जाए। आपको 1 लाख पास्कल डाल दो, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, है ना, करोड़ों एटमॉस्फेयर प्रेशर डाल दो, तब तो पक्का लिक्विफाई हो जाएगी। लेकिन मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना डालूं, कम से कम कितना प्रेशर इसके ऊपर डालूं कि ये क्या हो जाए, लिक्विड बन जाए, कम से कम प्रेशर, ज्यादा पर तो पक्के तौर पर हो ही जाएगी, वो होगा क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर पर कितना प्रेशर डाला जाए कि कोई गैस लिक्विफाई हो जाए, मिनिमम, वो होता है क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर, ठीक है, जब वो गैस लिक्विफाई नहीं थी, गैस ही फॉर्म में थी, उस टाइम उसका जो वो था, वॉल्यूम था, वो क्रिटिकल वॉल्यूम। क्लियर है? समझ में आ गया होगा ये सबको? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए कंडीशंस हैं, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, एंड द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल ओवरकम बाय द इंटरनल थर्मल एनर्जी। तो अट्रैक्शन फोर्सेस कम हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्सेस कम हो जाती हैं। सो फॉर द कंडेंसेशन ऑफ द गैस लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए कंडेंसेशन ऑफ गैस के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, मतलब अगर किसी गैस को कंडेंस करना है, उसको उसके ऊपर प्रेशर डालना है, तो लो टेम्परेचर की ही जरूरत होती है, हाई टेम्परेचर नहीं। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? जी सर, टॉपिक से Yes, क्लियर है sir. ना? नेक्स्ट देखो, तो ये तो कंडीशन तो बकवास दिखा रखी है, आई डोंट लाइक दिस। अंडर द हाई प्रेशर मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस कम क्लोजर एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज सो द कंडेंसेशन इज पॉसिबल। प्रेशर हाई डालो, टेम्परेचर लो करो, ये हम बहुत शुरू से बात करते आ रहे हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर जो लो होना चाहिए और टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा होगा तो किसी भी गैस को लिक्विड बनाया जा सकता है। अंडर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई होगा, टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल टू कंडेंस इज वेरी हाई, तो उनको कंडेंस करना आसान होगा, मतलब उसे लिक्विफाई करना आसान होगा। तो ये कंडीशनें बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल है, इसका कोई लेना देना नहीं है। टीसी आपको याद होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर, और वो बॉयल टेम्परेचर से डिफरेंस है। एंड्रयू आइसोथर्म देखते हैं अब। एंड्रयू ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इसने कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया। पता है क्या किया, सिंपल बताता हूँ। गैस ली कार्बन डाइऑक्साइड, पिस्टन के अंदर, ऊपर पिस्टन लगा दिया, पिस्टन के ऊपर प्रेशर डाला,
गैस क्या हुई, लिक्विफाई होगी। टेम्परेचर भी नोट कर लिया कि इस टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो रही है, और प्रेशर डाला, लेकिन नीचे से पहले टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, गैस क्या होगी, उसी प्रेशर पर गैस लिक्विड से फिर से गैस बन गई। टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस गैस बन जाएगी, फिर से प्रेशर डाला, उसको फिर से लिक्विड कर लिया, फिर से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, वो फिर से गैस हो गई, फिर से और प्रेशर डाला, अब वो फिर से लिक्विड हो गई, फिर से टेम्परेचर बढ़ाया, वो फिर से गैस हो गई। ऐसा करता रहा, थोड़ा 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 थोड़ा, और लास्ट में उसने देखा कि 31.1 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर ऊपर होता है, फिर कितना भी प्रेशर डाल लो, कार्बन डाइऑक्साइड कभी लिक्विड बनी ही नहीं। यस, इज दिस कंफर्म टू एवरीवन? Yes. यस सर। Yes, sir. यहां से आया एंड्रयू एक्सपेरिमेंट और यहां से आया एंड्रयू आइसोथर्म, ठीक है, और साथ में क्रिटिकल फिनोमिना। तो चलिए भाई, सर आइसोथर्म का मतलब क्या है? आइसोथर्म मतलब, थर्म मतलब टेम्परेचर के लिए, आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट करके भी किया Okay, था sir. और टेम्परेचर को बाद में बढ़ा बढ़ा के भी किया था, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा दिया, फिर कांस्टेंट कर दिया और प्रेशर को बढ़ाता गया, फिर थोड़ा सा और अलग अलग टेम्परेचर पर, टेम्परेचर मान लो उसने पहले किया 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री टेम्परेचर फिक्स करके प्रेशर डालता गया, धीरे धीरे बढ़ाता गया। उसने देखा कि एक प्रेशर आया उसके पास जिसपे वो लिक्विड बन गई, फिर 30 डिग्री से 31 कर दिया, 31 पे उसने देखा कि भी अब थोड़ा हाई प्रेशर डाला, प्रेशर टेम्परेचर फिक्स है 31, प्रेशर डाला उस टेम्परेचर पर तो नहीं हो रही थी लिक्विड, उससे ज्यादा प्रेशर डाला तो लिक्विड हो गई। फिर उसने 32 किया, 32 पे वो कभी लिक्विड ही नहीं हुई, उसको लगा 31 और 32 के बीच में कहीं ऐसा टेम्परेचर है जो मतलब एग्जैक्ट टेम्परेचर की उसके बाद वो लिक्विड नहीं होती है। तो उसने फिर 31.01 किया, फिर 02, 03, 31.2 किया तो वो लिक्विड नहीं हो रही थी, 31 किया तो लिक्विड हो रही थी। फिर उसे समझ में आया 31.1 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसके बाद अगर ऊपर टेम्परेचर कर दिया तो ये गैस कभी लिक्विड नहीं होगी। यस, क्लियर है बेटा? Sir, sir, yes, यस sir. सर। तो देखिए इसको अब जरा दोबारा पढ़ेंगे, नो वरी। थॉमसन एंड्रयू इन्वेस्टिगेटेड द कंप्लीट रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसने कंप्लीट रिलेशनशिप था वॉल्यूम में, टेम्परेचर में और प्रेशर में of a substance in gaseous form, obvious सी बात है, as well as in liquid state by the studying the behavior of the carbon dioxide। इसने कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर स्टडी किया था, ठीक है, studying the behavior of carbon dioxide। After more research of this relationship, it was found that the high temperature isotherm is similar to that of the ideal gas। हाई टेम्परेचर वाले आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर वाले क्या करते हैं, दोबारा कभी लिक्विड होती नहीं वो गैस हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी कि 31.1 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कभी लिक्विड नहीं होगी, और लिक्विड नहीं हो रही उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस अराइज ही नहीं होती, अट्रैक्शन फोर्सेस अराइज ही नहीं हो रही तो वो क्या है, वो आइडियल गैस है। यस और नॉट? Yes, sir. यस सर। असली वाली Yes, गैस sir. है ना, असली वाली। तो ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ये हर गैस का अलग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 31.1 है, हाइड्रोजन और हीलियम का तो माइनस में है, ये माइनस में, तो माइनस में होता है हाइड्रोजन हीलियम का, तो आप हाइड्रोजन हीलियम पर प्रेशर डालोगे ये कभी लिक्विड नहीं होती। नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो कितना भी बढ़ा लो ये लिक्विड बनेगी नहीं, समझ गए। और इसको फैराडे ने बोल दिया कि नॉन लिक्विफिएबल गैसेस हैं, क्योंकि उसने टेम्परेचर तो कम किया नहीं। बट एंड्रयू ने ये देखा कि भाई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है हर गैस का, और उसी पर वो उससे नीचे वो लिक्विड हो सकती है, उससे ऊपर वो लिक्विड नहीं हो सकती। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Similar to the ideal gas, but still under high pressure the gas cannot be liquefied। मतलब कितना भी प्रेशर बढ़ाओ गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आफ्टर मोर रिसर्च ऑन दिस रिलेशनशिप इट वाज फाउंड, तो यहां से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इट वाज फाउंड दैट द हाई टेम्परेचर आइसोथर्म इज सिमिलर टू दैट ऑफ आइडियल गैस। वो आइडियल गैस के बराबर होता है, और उससे ज्यादा प्रेशर डालने पर भी गैस लिक्विफाइड नहीं हो सकती। लिक्विफाइड की स्पेलिंग में ई आता है क्या भाई? मैंने यहाँ पे गलत लिखी है स्पेलिंग, मुझे लिक्वी, ये ई आएगा, फिर मुझे इस पे डाउट हो रहा था। Sir, ठीक है, I. आई आएगा, Yes, sir. पता नहीं यहाँ गलत लिखी है कि मैंने गलत लिखी है, मुझे नहीं पता, चेक करो भाई। तो मैं आई है। मैं देखता हूँ, वेट, लिक्वी, लिक्वी, एफ आई ई, LIQUE होता है बेटा, ठीक है, ई होता है, मेरा ही गलत है,
LIQUE, लिक्विफाइड, ठीक है, आई नहीं आएगा, वो सही लिखा होगा अभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डिक्रीज्ड, जब टेम्परेचर गैस डिक्रीज देन द कर्व शो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल वन, तब उसका कर्व जो है वो आइडियल से कुछ और दिखाता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पर गैस लिक्विफाई हो जाती है, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस राइज हो जाती है, इसका मतलब वो क्या बन जाती है, रियल वाली गैस बन जाती है। यस, क्लियर है? यस सर। अब देखो इसने किया क्या भाई, उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, कीपिंग टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स होते हैं एंड कांस्टेंट, इन दोनों को कांस्टेंट कर दिया। ही प्लॉटेड प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट, प्रेशर और वॉल्यूम का उसने प्लॉट बनाया था, किसने, एंड्रयू ने। तो वो प्लॉट कुछ ऐसा है। हाँ भाई ये ग्राफ दिख रहा है आप सबको, तो ये है वॉल्यूम, ठीक है, ये है प्रेशर, ठीक है। ये डायग्राम अच्छा नहीं है, साफ नजर आ रहा है क्या आप लोगों को? यस। नो सर। सर जो लाइन के साइड में लिखा है वो थोड़ा ब्लेयर और ये डिग्री सेल्सियस भी लिखी। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एंड्रयू लाइन क्लास होता है। एंड्रयू एक्सपेरिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर अभी देखते हैं, तो अच्छा सा डायग्राम ढूंढते हैं, ठीक है। देखते हैं फिर बढ़िया सा डायग्राम यहाँ पर लगा देंगे ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। मिल नहीं रहा क्या, इमेजेस में डालता हूँ मैं इसको, को कलर्ड डायग्राम नहीं है, मिल गया मिल गया मिल गया, यस। हाँ ये अच्छा है, यही डायग्राम है वो, बट इसको इन्होंने थोड़ा सा गंदा बना रखा है, बिल्कुल यही डायग्राम है, सेम डायग्राम मिल गया बट वो अच्छे वाला मिल गया मुझे, ठीक है। अभी इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, वेट ए मोमेंट। हाँ बेटा दिख रहा है आप सबको ना? यस सर। यस सर। यस सर। है ना, चलो ये सेम डायग्राम है बट ये थोड़ा बेटर है, दिखने में बेटर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लो भाई, ठीक है। तो देखो एंड्रियो ने क्या किया था, अब उसके बारे में जरा स्टडी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, देखिए वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 2 और ये क्रिटिकल वॉल्यूम दे रखा है, क्रिटिकल वॉल्यूम, आर यू गेटिंग मी, इट इज VC, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये VC है भाई, सीधी सी बात है। इसके बाद एक मिनट रुकिए, ठीक है, VC और ये आई थिंक V1 है, ये है V1, ये V2, ये V3 और ये बीच में VC है। VC मतलब क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। TC क्रिटिकल टेम्परेचर, अब ये 30.98 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, नेट पर 31.1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा। अब मैं ये नहीं कह सकता भी इन दोनों में से कौन सा सही है, और शायद मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में कौन सा है भाई, किसी के पास एनसीईआरटी है क्या? लेट मी चेक दैट एनसीईआरटी, हम आपको करेक्ट चीज ही पढ़ाने वाले हैं, गलत नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ये इसमें कंफ्यूजन चलती है कई बार क्योंकि दोनों टेम्परेचर याद रखने पड़ते हैं, तो एक मिनट दीजिए मुझे, मैं एनसीईआरटी ओपन करता हूँ, शायद मेरे पास एनसीईआरटी मिल जाएगी। +2 एनसीईआरटी, पार्ट 1, ठीक है। एनसीईआरटी पार्ट 1 तो है मेरे पास, पार्ट 2 नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर भी ऐसा ही डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और बहुत बढ़िया डायग्राम दिया हुआ है,
और आइडियल गैस PV/nRT। हाँ भाई एनसीईआरटी के अंदर यही ग्राफ है, बल्कि ऐसा ही नहीं है, यही ग्राफ है, एनसीईआरटी का ही ग्राफ चिपका रहेगा। तो 30.98 डिग्री सेल्सियस को आप टीसी मानिए, 31.1 को मत मानिए, ठीक है। सीधी और साफ चीज, हम उसको करेक्ट करेंगे फिर। तो देखो बेटा यहाँ पर जो मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड 31.1, इसको मैं सही कर रहा हूँ। एनसीईआरटी, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी में जो लिखा हो उसी को सत्य मानते होते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल होता है। और अगर एनसीईआरटी में नहीं दिया तो फिर इंटरनेट ठीक है भाई, जो इंटरनेट बता रहा वही ठीक है, ठीक है। 30.98 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब आप 31 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं इसे, और उन्होंने 31.1 कुछ कहा है तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए भाई ये प्रेशर है, तो यहाँ प्रेशर P1, P2, P3 ये रहा, और बीच में है PC, ये रहा PC, ठीक है। तो देखो PC 73 है, 73 ये एटमॉस्फेयर में होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। 73 डिग्री सेल्सियस कह सको, 73 पास्कल जो है। हाँ बेटा, इस ग्राफ में जो कलरफुल लाइंस जा रही है, ब्लू, पिंक, ग्रीन, ये सब क्या है? क्या कह रहे हो? इसमें जो कलरफुल लाइंस नहीं जा रही है, ब्लू, पिंक, ये सब आपकी आवाज कट रही है बेटा, दोबारा से बोलिए। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ अभी सही है। सर इसके अंदर जो लाइनें है ना, ये ब्लू, पिंक, ग्रीन, रेड, ये किस चीज की है? अभी बताऊंगा, सारा एक्सप्लेन करूंगा, नो वरी, ठीक है। अभी सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ये देखिए क्रिटिकल प्रेशर, तो यहाँ पर मैं पीसी लिख रहा हूं, दैट इज पीसी, वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 73 एटमॉस्फेयर होगा ये, ठीक है। फिर टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर, हाँ सबसे पहले टीसी होना चाहिए, टीसी को सबसे पहले याद करेंगे तभी फिनोमिना आप बता सकेंगे, ठीक है। टीसी जो है वो 30.98 डिग्री सेल्सियस होता है, यह है टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल वॉल्यूम वीसी ये सबसे लास्ट में होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम होता है गैस का, ठीक है, ये होता है। और ये कितना है भाई, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है ना, चलो कोई बात नहीं, जो भी है। अब जरा देखिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो बात करते हैं, है ना। ये था P1, प्रेशर था इतना, ठीक है। तो P1 के ऊपर, इस प्रेशर के ऊपर गैस का वॉल्यूम, ये है ना, ये जो कर्व बन रहा है, दिख रहा है सबको कर्व? यस सर। ये जो कर्व बन रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड का कर्व बन रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या था भाई, यहाँ पर था। जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हुआ, यहाँ पर आ गया। जब प्रेशर और बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, VC बन गया, ठीक है। और जब प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दिया तो यहाँ पर तो वॉल्यूम खत्म ही हो गया एक हिसाब से, है ना। तो वो अब बात करते हैं, नीचे इसको रीड करेंगे तब इसकी लाइन आपको क्लियर समझ में आएगी। फ्रॉम द ग्राफ सर एक चीज पूछनी है, क्या बेटा? सर ग्राफ में प्रेशर के साथ वॉल्यूम बढ़ कैसे रही है? वो बढ़ नहीं रहा है, वो बताता हूँ, वो रिवर्स में जा रहा है, रुकिए, ठीक है। नीचे रीड करेंगे तब इसको दोबारा से अच्छे से डिटेल में करेंगे, चिंता मत करो। फ्रॉम द ग्राफ एट 13.1 डिग्री सेल्सियस, 13.1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर देखो जरा, ये रहा 13.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या हो रहा है, A टू B, A से B, ये रहा B, ये रहा A से B, ये वाली पिंक लाइन, A से B फिर B से C, ठीक है। यहाँ पर P2 के ऊपर बात कर रहा हूँ, A से B। एट वॉल्यूम, एज वॉल्यूम डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, A से B पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? इसको उल्टा कह लो चाहे, प्रेशर यहां से B से A की तरफ जाएंगे, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। B पर वॉल्यूम यहां था और A पर वॉल्यूम यहां पर आ गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। क्लियर है? यस सर। समझ गए? ओनली गैस स्टेट एग्जिस्ट, और इस पर सिर्फ A से B पर सिर्फ गैस स्टेट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए B टू C, B से C, B से जब हम C की तरफ जाते हैं, B से C, तो क्या हो रहा है यहां पर, फर्दर ओनली गैस स्टेट इसमें थी, ठीक है। B टू C, फर्दर कंप्रेशन डज नॉट चेंज द प्रेशर, कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर चेंज नहीं होता। हाँ बेटा,
सर A to B में only gas state exists क्यों है? बताऊंगा, वेट पहले हम पूरा इसको पढ़ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एंड्रयू ने ऐसा क्यों कहा था, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर ये जो कर्व बना हुआ ना, ये वाला कर्व, ये लिक्विड स्टेट का कर्व है। ठीक है, लिक्विड स्टेट मतलब गैस जब इस कर्व के अकॉर्डिंग लिक्विड स्टेट है, इससे इधर बाहर भी गैस है, इससे इधर भी गैस है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यस सर। गैस में अलग अलग टेम्परेचर, अलग प्रेशर के हिसाब से अपना बिहेवियर अलग अलग शो किया था। ठीक है, तो पहले ग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसको दोबारा से रीड करेंगे, नो वरी। फर्दर कंप्रेशन डज नॉट चेंज द प्रेशर। जब कंप्रेस करते हैं यानी बी से सी की तरफ जाते हैं, तो बी से सी क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो ये कह रहा है कि फर्दर डज नॉट चेंज द प्रेशर। कंप्रेशन अपने आप हो रहा है, बी से सी की तरफ कंप्रेस हो रही है गैस, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। ये ध्यान रख लेना, डज नॉट चेंज, सॉरी प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम जो है फर्दर कंप्रेशन डज नॉट चेंज द प्रेशर। यानी अगर आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, बट उसका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, बी से सी क्या सर इसका मतलब ये हो गया ना कि जितना प्रेशर 22 लीटर हाइड्रोजन पे लग रहा है, उतना ही प्रेशर उसको कम 11 लीटर हाइड्रोजन पे भी लगेगा जब हम इसको कंप्रेस कर देंगे, कम कर देंगे उसकी वॉल्यूम। हाँ, यानी देखिए यहाँ पर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, बी से सी की तरफ वॉल्यूम तो कम हो गया लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हुआ। अब ऐसा कैसे? तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये विजुअलाइजेशन करते हैं इसको कि कैसे होता है। ठीक है, यहाँ से फिर आपको ये सारा ग्राफ थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए विजुअलाइजेशन कैसे होता है कि मान लीजिए कि पहले मैंने एक गैस ले ली। ठीक है, एक पिस्टन लेते हैं सबसे पहले। तो ये मेरे पास एक पिस्टन है। ठीक है, इस पिस्टन के अंदर एक गैस है। ठीक है, तो ये गैस जो है मैंने इसके ऊपर पहले क्या किया, इसका वॉल्यूम घटाया। जैसा कि यहाँ था ए से मैंने इसका वॉल्यूम क्या कर दिया, बी कर दिया। तो ए से जब मैं बी करूंगा, वॉल्यूम यहाँ V1 से, और वॉल्यूम कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, बी की तरफ तो प्रेशर बढ़ गया ना, मतलब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ। सिंपली ये कहिए कि गैस का वॉल्यूम था V1, ये है V1। ठीक है, क्लियर है भाई, V1 वॉल्यूम। ठीक है, और इस टाइम पर प्रेशर जो था वो मान लीजिए ये लगभग P1 के बराबर मान लीजिए, अब P1 से थोड़ा कम है ये, है ना। तो कुछ प्रेशर था, प्रेशर जो है वो इक्वल P है। यस, ये बात क्लियर है। यस सर। तो मैंने प्रेशर बढ़ा दिया। अब प्रेशर मैंने बढ़ा दिया मतलब मैं पिस्टन को नीचे लेके आऊंगा। ये लीजिए पिस्टन आ गया नीचे। ठीक है, सेम पिस्टन नीचे आ गया, तो सारे मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे। आप इमेजिन कर लीजिए कि मॉलिक्यूल नीचे आ गया। अब प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर यहां पर हो गया P1, प्रेशर बढ़ गया। यस, जब प्रेशर बढ़ा ए से बी की तरफ में गया, यानी ए पर, सॉरी ये P2 करेंगे इसको, प्रेशर को। जब प्रेशर P2 हो गया, ए पर प्रेशर था P, ठीक है, वॉल्यूम था V1, ठीक है, वॉल्यूम V1 था और प्रेशर P था, P दैट इज हियर। ये लगा लीजिए, मैंने एक और लाइन लगा दी, ये प्रेशर P है। तो इस प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम था P, वॉल्यूम जो है V1 है और प्रेशर जो है P था। और जब मैंने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर कर दिया P2, तो P2 मैंने अचानक से P2 कर दिया इसका प्रेशर, यानी यहां पर आ गया प्रेशर। P2 प्रेशर करने के बाद गैस का, अब देखना जरा, वॉल्यूम तो B से C हो गया, यहीं पर मैंने प्रेशर कर दिया इसका P2, यहीं पर P2 प्रेशर कर दिया। अब यहां पर प्रेशर P2 करने के बाद में वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हुआ, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, यहां पर आके अटक गया। यानी जैसे ही मैंने प्रेशर किया, मैंने प्रेशर एकदम डाल के और ढीला छोड़ दिया, तो गैस अपने आप धीरे धीरे, अब गैस एकदम से जादू से तो नहीं होगा कि एकदम नीचे चली जाएगी, है ना। मैंने प्रेशर एकदम से झटके से बढ़ा दिया, अब गैस के मॉलिक्यूल्स पास आना शुरू हुए, उनमें अट्रैक्शन फोर्स शुरू हुआ और धीरे धीरे गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो गया। यस, ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, धीरे धीरे होगा। तो इसने बोला ए से बी जाएंगे, यानी वॉल्यूम V1 से हम, प्रेशर कुछ था वॉल्यूम V1 के ऊपर, कुछ प्रेशर था, हमने प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया। प्रेशर कितना बढ़ाया भाई, जितना भी हो, मान लीजिए कि हमने P1 से P2 कर दिया। आप ऐसा मान लीजिए P1 से P2 अगर प्रेशर करते हैं तो प्रेशर तो P1 से P2 हो गया, लेकिन वॉल्यूम के अंदर प्रेशर चेंज नहीं कर रहे। पहले तो B, अब यहां देख, ये चीज देखो कि B पॉइंट पर गैस का वॉल्यूम, मान लीजिए इसका वॉल्यूम VB था, VB, ठीक है, एट पॉइंट B,
और उसके बाद में इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर गैस का वॉल्यूम हो गया वीसी, सी नहीं लिखेंगे इसको, है ना, वीसी तो क्रिटिकल हो जाएगा, वीएम लगा लो, है ना, इसका वॉल्यूम हो गया वी1, वीबी से गैस का वॉल्यूम वीएम पहुंच गया, बट प्रेशर सेम ही है। क्यों? क्योंकि हमने प्रेशर तो बी पॉइंट पर ही प्रेशर बदल दिया था, उसके बाद प्रेशर नहीं बदला, लेकिन गैस धीरे धीरे क्या हो रही थी, कंप्रेस हो रही थी। ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर ठीक आया। है। अब इसको उल्टा पढ़ना है। आप कह रहे थे ना कि सर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्यों कम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसे उल्टा है, उल्टा पढ़ोगे आपको फिर सीधा समझ में आएगा। क्लियर है? तो यानी ऐसा होता है, और टेम्परेचर हमने फिक्स कर रखा है 21.5 डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ में आ गई होगी भाई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट, तो बोलता है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एंड गैस स्टार्ट टू कंडेंस इनटू लिक्विड। तो इस टाइम पे प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, गैस जो है वो लिक्विड से कंडेंस होकर लिक्विड होना शुरू हो जाती है। बी पॉइंट पर लिक्विड होना शुरू हो गई, ठीक है, और वो सी पॉइंट तक लिक्विड होती रही। एज मूव वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो जैसे जैसे मूव होते हैं वॉल्यूम तो पीछे की तरफ डिक्रीज होते हैं, सी पॉइंट तक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीजेस। उसके बाद कंडेंस, ठीक है, मोर वेपर कंडेंस्ड, द पार्शियल pressure of vapor liquid equilibrium is known as vapor pressure P naught of that substance। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, तो यहाँ वेपर और लिक्विड का इक्विलिब्रियम होगा, उसको हम पी नोट बोलते हैं सब्सटेंस का, ठीक है, वो बाद की बात है, इसको हम बाद में करेंगे, इस लाइन को बेशक छोड़ सकते हैं, यानी यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही आपके काम का है, ठीक है, एग्जिस्ट। ये समझ में आ गया भाई सबको? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक ही काम का है। वेपर प्रेशर क्या होता है हम उसकी डेफिनेशन बाद में करने वाले हैं, इसको अभी मत कीजिए। तो ये तो हमने प्रेशर देख लिया, कर्व ए से बी और सी तक का। अब बात करते हैं एक और कर्व की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं ये टीसी वाले कर्व की, टीसी वाला जो वायलेट कलर का दिख रहा है सबको, वायलेट कलर का टीसी वाला कर्व यस सर। है ना। तो इसमें क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर आता है, क्रिटिकल यहाँ पर भी एक टेम्परेचर है। तो ये क्या बोलता है, हम सिर्फ इस पॉइंट पर गैस जो वो लिक्विड हो रही है, ये जितना भी कर्व है ना, यहाँ पर गैस लिक्विड स्टेट में होती है। तो ये अब हमने जैसे जैसे हमने टेम्परेचर ऊपर किया ना, पहले देखो ये येलो कलर का साइन लगा हुआ है, ये येलो ब्लू वाला कर्व बना हुआ है। तो ब्लू वाले कर्व में क्या है, ब्लू वाले कर्व में यहां से स्टार्ट हुए हम, यहां से, ठीक है, और फिर यहाँ लिक्विड होना शुरू हो गई, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया, वॉल्यूम को और कम करने की कोशिश की, तो वॉल्यूम थोड़ा बहुत तो चेंज हो रहा है वॉल्यूम, ठीक है, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा हाई करना पड़ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि लिक्विड बनने के बाद में गैसेस को अगर लिक्विड बनाते थोड़ा बहुत वो कंप्रेस अब भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं होती, तो इसको एक्स्ट्रा अपलोड कर दिया हमने। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कि जैसे जैसे हम अपना प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, हमारी जो स्टेट वॉल्यूम होती है वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ती जाती है। वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। अच्छा, मतलब सर जैसे अगर प्रेशर 5 पास्कल की है, तो हमारी वॉल्यूम जो होगी उस कंपेरिजन में ज्यादा होगी, और जैसे जैसे मैं प्रेशर को बढ़ाता जाऊंगा 10 पास्कल पे लाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगी। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटता है, हाँ कुछ ऐसा ही है। देखिए अब जरा सबसे ऊपर वाले ग्राफ को एक और को लेते हैं। देखो यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस पर एक ग्राफ दिखाया, तो 50 डिग्री सेल्सियस पर हमने प्रेशर यहाँ पर था, यहाँ पर प्रेशर था, तो वॉल्यूम मतलब प्रेशर इसका कम था इस जगह पर, यहाँ पर प्रेशर था, ठीक है, ये वाला प्रेशर का कर्व है। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम यहाँ है। जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम थोड़ा सा घट गया, जैसे मैंने और प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम थोड़ा और घट गया, और प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम थोड़ा और घट गया। मैं प्रेशर कितना भी बढ़ा लूं, अब आपको यहां से दिख रहा होगा ये ऐसे जाता जाएगा, ये ग्राफ ऐसे ऐसे खड़ा हो जाएगा, यानी कि ये जीरो तक, तो मतलब इनफाइनाइट वॉल्यूम जीरो नहीं होने वाला इसका, ऑब्वियस है वो नहीं होगा, लगभग किसी का भी नहीं होता है। लेकिन प्रेशर कितना भी हाई कर लो ये प्रेशर के एकदम पैरेलल हो जाएगा। यस हो जाएगा ना। और जो लिक्विड वाला ग्राफ है ध्यान देना, वो तो नीचे रह गया, इस एरिया में सिर्फ गैस लिक्विड होती है, सिर्फ इस एरिया में। तो ये जो टॉप का, ये जो टॉप दिखा रखा आपको, ये टॉप, इसका मतलब 31.1 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप 73 पास 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालते हैं और 31.1 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर रखते हैं, तो गैस
ए मोमेंट ऑफ टाइम के लिए आपको मतलब एक जगह पर आपको गैस लिक्विड नजर आएगी, ये कह सकते हैं। ये समझ में आ गया? यस सर। है ना? हालांकि लिक्विड नजर नहीं आएगी, वो कह रहा है कि 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल दो, 31.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दो, तो गैस बिल्कुल ई पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि गैस लिक्विड हो जाएगी। अगर उससे ज्यादा प्रेशर डालेंगे, देखो प्रेशर बढ़ाओगे तो ध्यान रखना प्रेशर हाई होगा तो गैस अब भी लिक्विड नहीं होने वाली है। इज दिस पॉसिबल? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप, तो इसलिए वो लिक्विड नहीं हो पाएगी। तो यानी इससे थोड़ा सा अगर कम टेम्परेचर कर दें, ये है टीसी 30.98 डिग्री सेल्सियस पर तो पक्के तौर पर लिक्विड हो जाएगी, लेकिन इससे ऊपर वाले टेम्परेचर, तो इसलिए इसको ना एवरेज निकाला गया कि 31.1 डिग्री सेल्सियस जो है ना, उस टेम्परेचर पर तो लास्ट टाइम लिक्विड दिखाई देती है, उससे ज्यादा वाले टेम्परेचर पर लिक्विड कभी दिखाई ही नहीं देती, और वो सिर्फ एक पॉइंट पर लिक्विड दिखाई देती है, उससे ज्यादा वाले टेम्परेचर पर कभी लिक्विड नहीं दिखाई देगी। इसलिए ये क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लास्ट टाइम किसी लिक्विड किसी गैस को लिक्विड बनाया जा सकता है। ये समझ में आया भाई? हाँ जी सर, आ गया। है ना? तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप कम करते हो, इससे कम करते हो, तो गैस के लिक्विड की रेंज बढ़ जाएगी। देखो लिक्विड बी से सी पॉइंट तक है, उसके नीचे अगर आप देखो V1 से V3 पॉइंट तक वो लिक्विड रहती है, मतलब उसका प्रेशर नहीं बदलने की जरूरत और लिक्विड होना शुरू होती है, अपने आप लिक्विड होना। लेकिन सिर्फ सर एक बार टेम्परेचर वाली लाइन वापस बोलना। क्या? यस बोलो। सर टेम्परेचर और प्रेशर की जो आपने अभी कंडीशन हुई थी ना, टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट ऐसा कुछ, वो क्या बोला था? वो बोल रहा हूँ कि मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी गैस को लिक्विड देखा जा सकता है, और किस प्रेशर पर, तो 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 31.1 डिग्री सेल्सियस पर इस गैस को लिक्विड किया जा सकता है। ये होता है क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर, और उस टाइम पर जो उसका वॉल्यूम होता है उसको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। तो समझ में आया? ये क्रिटिकल फिनोमिना है। तो यहाँ पर ये 31.1 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन लिख इन्होंने 30.8 डिग्री सेल्सियस रखा है, ठीक है। अब ये 38.30 शायद हम गलत पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। हाँ, ये 31.1 नहीं है भाई, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। ये देखिए ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है ना, वायलेट लाइन। तो वायलेट लाइन यहाँ, ये टॉप इसने ये दिखा रखा है, तो ग्रीन लाइन का है, समझ रहे हो? 31.1 डिग्री सेल्सियस ग्रीन लाइन का, यही है वो। ये वाली वायलेट लाइन के ऊपर इसने टेम्परेचर दिखाया, ये वाला, यानी ये जो टेम्परेचर आपको दिखा रखा है, ये इस नोक का ही टेम्परेचर दिखा रखा है। और वीसी क्रिटिकल वॉल्यूम, और इस यानी 30.98 डिग्री सेल्सियस वही वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर किसी गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ओनली सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड किया जा सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। और किस प्रेशर पर किया जा सकता है? 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किया जा सकता है, ठीक है। और उस टाइम पर उसका जो वॉल्यूम होगा, लिक्विड होने से पहले जो उसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि हमें पता अगर 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल दिया और टेम्परेचर रखा 13.98 डिग्री सेल्सियस, तो लिक्विड हो जाएगी। बट लिक्विड होने से पहले जो उसका वॉल्यूम हमें दिखाई देगा, वो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? क्रिटिकल वॉल्यूम। यानी एक नोक बन जाती है, वो उस नोक के ऊपर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वो लिक्विड दिखाई देगी, ठीक है। तो ये नोक बन रही है इस पूरे ग्राफ की, वो लिक्विड दिखाई देती है। इस पॉइंट पर, इस नोक के ऊपर वो टेम्परेचर, वो प्रेशर और वो वॉल्यूम, तीनों के तीनों क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल क्या होंगे? प्रेशर होगा। यस, क्लियर है? ये बात समझ में आई? क्रिटिकल फिनोमिना क्या कहता है? हर गैस के लिए ऐसे एप्लीकेबल करते हैं। फिर हर गैस पर एक्सपेरिमेंट, सबका क्रिटिकल फिनोमिना अलग अलग था, ठीक है। तो क्रिटिकल वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल वॉल्यूम कितना होता है भाई? अब ये जरा हम देख लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर की जगह पर इसका वॉल्यूम और निकालते हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम होता है इसका, इसमें एटमॉस्फेयर के अंदर क्रिटिकल वॉल्यूम निकालें लीटर में, इन लीटर है ना। हाँ तो वैल्यू, हाँ बेटा। क्रिटिकल प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर होगा जिससे आपकी गैस लिक्विफाई हो जाए। हाँ, जहां पर मिनिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर, कौन सा, क्या पूछ रहे हो आप? क्रिटिकल प्रेशर या टेम्परेचर? प्रेशर, हाँ, मिनिमम प्रेशर होगा, प्रेशर मिनिमम। इससे ऊपर तो वो लिक्विफाई हो ही जाएगी, अगर इससे ऊपर प्रेशर डालोगे डेफिनेटली वो लिक्विफाई हो जाएगी, इससे कम पर नहीं होगी, ठीक है। और क्रिटिकल वॉल्यूम की मेरे को वैल्यू नहीं मिल रही है भाई। क्रिटिकल वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लीटर? क्रिटिकल वॉल्यूम
A liter for carbon dioxide. सर हाँ बेटा, सर बी सी और ई पॉइंट पे CO2 लिक्विफाइड होगी। हाँ बी से, देखिए बी से रेंज है यहाँ पर, एक रेंज, रेंज समझते हो, एक रेंज के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई हो रही है और वो शुरू हो जाती है लिक्विफाई होना एक्चुअल में, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ। बी से लेकर सी पॉइंट में, बी और सी इसके बीच में वो लिक्विफाई होती है। बी से शुरू हो जाती है लिक्विफाई होना और सी तक लिक्विफाई रहती है, ठीक है। तो बी से सी के बीच में वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। सेम एज चीज जो आपको ब्लू से कलर का ग्राफ दिखाई दे रहा है, कबूतरी से रंग का है ना, उसके अंदर भी वो लिक्विफाई होती है। सबसे नीचे रेड कलर वाले में भी लिक्विफाई दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जब हम वायलेट कलर वाले ग्राफ को देखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट आता है जहां पर वो लिक्विफाई होती है, और उससे ऊपर कोई भी टेम्परेचर आप देख लो 30.998 से ऊपर 31.1 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस, इन सब के ऊपर वो कभी लिक्विफाई होती नहीं है। ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर, आ सर गया। जो कर्व बना है ग्राफ में, सर सर जो एक क्वेश्चन कर्व है पूछना था। जिसपे पॉइंट्स बने हुए हैं सर, उसका जो शेडेड पोर्शन है सर, इस पूरे पोर्शन में CO2 लिक्विफाइड होगा। हाँ, इस पूरे पोर्शन में वो लिक्विफाई होती है, ठीक है। इस पोर्शन के ओके अंदर सर। किसी भी पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दो, जैसे मान लो कि इस पोर्शन में मैंने यहाँ पॉइंट पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ मैं देखूंगा वॉल्यूम उसका कितना होगा और यहाँ मैं देखूंगा प्रेशर कितना होगा। तो इस पर्टिकुलर प्रेशर पर, पर्टिकुलर वॉल्यूम के ऊपर, इस पॉइंट पर वो लिक्विफाई ही रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया? ओके सर। यस सर। हाँ, इससे बाहर अगर मैंने ये पॉइंट लगा दिया तो मैंने मतलब यहाँ वॉल्यूम उसका ये है और प्रेशर उसका ये है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर तो वो लिक्विफाई नहीं रहने वाली। क्लियर है यस सर। ओके ना? सर। यहाँ फोर्सेस ओवर Yes, पर्सन का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। चलिए, तो ये अब आपको एंड्रयू एक्सपेरिमेंट और इसका टीसी, पीसी और वीसी समझ में आ गया होगा। तो वीसी भाई कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होता है मुझे मिल नहीं रहा है, कोई ढूंढेगा कार्बन डाइऑक्साइड के वीसी क्या होता है? देखते हैं फिर से। क्रिटिकल प्रेशर दे रखा है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिटिकल प्रेशर दे तो रखा है, लेकिन ये क्या दे रखा है वो समझ से पार है। नीचे देखते हैं। सर हाँ बेटा, सर सर मैंने नेट पे देखा था, सर लिखा आ रहा है सर क्रिटिकल वॉल्यूम 94.12 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। 73.9 बार, 73.9 बार मिल गया मुझे, ठीक है। बट ये तो प्रेशर मिला, 73.9 बार होता है, इन्होंने 73 दिखा रखा है सीधा, वो 0.9 को भी दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं। क्रिटिकल प्रेशर और सर क्रिटिकल वॉल्यूम पूछा है, ये प्रेशर बता रहे हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम कोई बताएगा? वॉल्यूम मिल गई। मिल गई, वो एटमॉस्फेयर में हाँ चाहिए सर। बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ओ सॉरी, वॉल्यूम जो है वो लीटर में चाहिए मुझे, लीटर में। लीटर में मिला आपको? ओके सर, नहीं सर उसमें मिला सर सेंटीमीटर क्यूब में। टेढ़े मेढ़े तो मेरे को मिल ही रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम लीटर में इसको ढूंढ लेंगे, तब इसको मेंशन कर देंगे। आगे देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस। ये वेपर का प्रेशर क्या होता है भाई? तो देखो ऊपर वेपर प्रेशर की डेफिनेशन इसने दी थी, लेकिन हम इसको यहाँ से करेंगे, ठीक है। इसमें भी एक कर्व, फिर से सी डी और ये सारे कर्व्स इसी में समझा रखे हैं। डोम ऑफ एंड्रयू, डोम ऑफ एंड्रयू आइसोथर्म, दिस पैटर्न ऑफ ग्राफ इज नोन एज डोम ऑफ एंड्रयू आइसोथर्म। ये जो डोम बना हुआ है ना, ये डोम की तरह शेप बना लेता है कोई भी लिक्विड। तो देखिए भाई वेपर प्रेशर क्या होता है। अब मैं वेपर प्रेशर को डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने ये बंद डब्बा लिया है, याद रख लेना, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर लिया, बिल्कुल खाली हो गया, समझ रहे हो, इसमें कोई गैस नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक लिक्विड डाल दिया, पानी डाल दिया, सपोज दैट पानी, ठीक है भाई। क्लियर है ये बात सबको? यस सर। लिक्विड फॉर्म में, तो हमें पता है ऊपर कोई गैस नहीं है, तो हमें पता है थोड़ी देर में इसके वेपर उड़ना शुरू हो जाएंगे। रूम टेम्परेचर पर रख रखा है इसको और थोड़ी देर में इसके वेपर उड़ना शुरू हो गए। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसके जो वेपर उड़ रहे हैं पानी के, अब जरा ये चीज ध्यान करना, मैं इसको अलग कलर से मेंशन करता हूँ। पानी के जो वेपर उड़ रहे हैं, ठीक है, ये वेपर थोड़ी देर, शुरू में तो बहुत ज्यादा बनेंगे क्योंकि ऊपर तो पानी है ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। जब इनकी आपस में भीड़ हो जाएगी, भीड़ भी हो जाएगी ना, इनमें आपस में क्राउडिंग हो जाएगी,
तो अब पानी के वेपर एक दूसरे को टक्कर मार के कंडेंस होना नहीं शुरू हो जाएंगे, तो ये ड्रॉप्स ही बनना शुरू हो जाएगा। और ये जो ड्रॉप है ये कंटेनर की दीवार के ऊपर ऐसे ऐसे करके और नीचे पानी गिरना शुरू हो जाएगा। यस, ये समझ में आ रहा है? यस सर। पानी की ड्रॉप्स बनके ऐसे सुन शुरू हो जाएगा। ये वैक्यूम था, इसमें पानी के अलावा कुछ नहीं है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं, फिक्स रखेंगे। पहले क्या हुआ, वेपर बने, थोड़ी देर में वेपर जो थे वो कंडेंस होना शुरू हो गए, वापस में मिले। और क्योंकि कंडेंस क्यों, क्योंकि भीड़ बढ़ गई, क्राउडिंग बढ़ गई, और जिसकी वजह से एक दूसरे से मिले और वो नीचे लिक्विड बन गए। नीचे से वेपर लगातार बनते रहेंगे, ऊपर से वो कंडेंस होके वापस लिक्विड बनते रहेंगे। तो टाइम चेंज के साथ नंबर ऑफ वेपर और जो लिक्विड है, टोटल लिक्विड पूरे बॉक्स में, और नंबर ऑफ वेपर्स, जो टोटल वेपर है मॉलिक्यूल्स, वो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। क्योंकि जितने वेपर हवा में उड़ रहे हैं उतना ही पानी नीचे कंडेंस हो रहा है। थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यस, ये समझ में आया? इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम पता लगा? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, सुनिए, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समय के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा। कैसे? अब यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए नीचे एक टब है, ऊपर एक टैप लगा हुआ है। यहाँ पर एक टैप है, ठीक है, इस तरह से एक टूटी लगी हुई है, ये टैप है, ठीक है। तो ये टैप जो है, इसमें से गिर रहा है पानी नीचे, और मैंने यहां पर भी एक होल कर रखा है टैंकी में। जितना पानी ऊपर से आ रहा है उतना ही पानी नीचे गिर रहा है। टैंकी कभी भरेगी क्या? नहीं सर, नहीं नो भर सकते। सर। कभी नहीं भरेगी। लेकिन टैंकी के अंदर जितना पानी है, मान लीजिए कि मैंने शुरू में इस टैंकी में इतना पानी, इस लेवल पर पानी लिया था, तो क्या पानी का लेवल इससे कम हो जाएगा? यस सर। कम हो जाएगा? नो सर। नो नहीं होगा। सर। पानी का लेवल कभी कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है, ज्यादा भी नहीं होगा। क्योंकि जितना पानी नीचे गिर रहा है उतना ही पानी टैंकी में, जितना आ रहा है उतना ही पानी टैंकी से बाहर जा रहा है। तो इस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी कि रिएक्शन का रेट, या कह लीजिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाती है। तो यहां पर जो वेपर बन रहे हैं पानी के, जितने वेपर बन रहे हैं उतना ही क्या हो रहा है, पानी उसको कंडेंस करके लिक्विड स्टेट में आ रहा है। तो अब वेपर्स में चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ वेपर्स अब चेंज नहीं होंगे। यस बेटा, ये समझ में आ गया सबको? क्लियर है? यस सर, आ गया। तो यानी इस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं है स्टेट चलती रहेगी हमेशा, इस केस में हमेशा चलती रहती है। तो इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, चलता रहने वाला इक्विलिब्रियम। लेकिन समय के साथ अगर किसी चीज की बिल्कुल स्टॉप हो जाए तो उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टैटिक की रुक गया। दोनों आपको जो एग्जांपल दिए वो चलते हुए इक्विलिब्रियम के हैं, जिसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये आने के बाद, मतलब क्योंकि आपने पहले वैक्यूम किया, वैक्यूम में पानी रख दिया, और उसी टाइम अगर आप वेपर मेजर कर लोगे, फिर 1 मिनट बाद कर लोगे, तो फर्क आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आएगा। है ना? तो हमें कुछ रुकना है ताकि जितना कुछ बनना है वेपर बन जाए। उसके बाद समय के साथ जब वेपर बनने बंद हो जाएंगे, वेपर तो बनते रहेंगे क्योंकि पानी की प्रॉब्लम है, ये वो उड़ता रहता है हवा में। अब वेपर बनते रहते हैं तो भाई पानी कंडेंस होना भी शुरू हो जाता है। तो जब बराबर हो जाएगा हिसाब किताब दोनों तरफ से, तब उन वेपर का प्रेशर हम मेजर करेंगे। यस, ये समझ में आ गया? यस सर। तो जब उस टाइम पर जब हम वेपर्स का प्रेशर मेजर करेंगे, उस समय उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। यस, क्लियर हो गया वेपर प्रेशर क्या है? यस सर। बस यही था वेपर प्रेशर। हाँ भाई, सबको समझ में आ गया वेपर प्रेशर क्या है? यस सर। यस सर। सर एक बार इसका फॉर्मूला बता दीजिए सर, पार्शियल प्रेशर का। क्या? सर वो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला बता दीजिए, भूल गया मैं। पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर बेटा, जो भी अलग अलग गैसेस का जो भी प्रेशर होता है उनको डायरेक्ट जोड़ दो, P1 P2 P3, सीधा पार्शियल प्रेशर होता है। या फिर क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। समझ गए? मोल sir. फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, दैट इज पार्शियल प्रेशर। क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर भी पार्शियल प्रेशर होता है। अब आगे देखते हैं बेटा। तो यहाँ अब हम एंड्रयू एक्सपेरिमेंट में फिर से घुसेंगे। वेपर प्रेशर आपको समझ में आ गया, तो अब एंड्रयू एक्सपेरिमेंट को फिर से देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा सा समझ लो, झलक थी उसकी। अब फिर से एंड्रयू एक्सपेरिमेंट देखते हैं।
द मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो भाई वेपर प्रेशर की डेफिनेशन दे रखी है कि मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर जब कोई एनी सब्सटेंस वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। सीधी साफ लाइन है, कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन वेपर कैसे बनते हैं और कब वो वेपर प्रेशर हमें चेक करना है, ये उसकी कहानी है बैकएंड की, कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, जब दोनों मतलब जितना बनना था बन जाए वेपर, उसके बाद में उसको चेक करेंगे तो वेपर प्रेशर। अगर आपने शुरू में चेक कर लिया, शांति नहीं रखी, ठीक है, इसलिए कहते हैं पेशेंस के साथ काम नहीं किया तो गलत आएगा। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब जरा देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज नोन एज एक्वस टेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्वस टेंशन। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज नोन एज एक्वस टेंशन। इसको एक्वस टेंशन बोलते हैं। ये पॉइंट्स याद रखने आपको। एट सी ऑल वेपर्स कंडेंस टू लिक्विड। सी पॉइंट पर सारे वेपर लिक्विड हो गए। किसकी बात कर रहा है यहां पर? सी पॉइंट देखो भाई, ये रहा, ये रहा, दिख रहा है सबको? बी पर मान लीजिए पानी था या कार्बन डाइऑक्साइड है, वैसे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। बी पर कंडेंसेशन शुरू हो गई, कंडेंस होना शुरू हो गए। बी पर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होना शुरू हो गए, तो कंडेंस होंगे तो वॉल्यूम घटना शुरू हो गया। प्रेशर उतना ही है, पर एकदम से तो नहीं हो जाएगा ना, जादू थोड़ा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ बता रहा था कि वेपर एकदम से सारे वेपर थोड़ा उड़ जाएंगे हवा में, टाइम लगेगा। तो ऐसे ही उसको लिक्विड बनने में हमने प्रेशर तो उतना एकदम से डाल दिया, बट वो लिक्विड बनने में टाइम लगा रहा है। तो वो टाइम लग रहा है। बी पर वो कंडेंस होना शुरू हो गए, धीरे धीरे आपस में पास आना शुरू हो गए। और सी पर सारे वेपर कंडेंस होकर सारे वेपर लिक्विड बन गए, जितना लिक्विड बनना था बन गया। यस, ये बात समझ में आई? बी से सी वाली। सर एक बार वापस बता दो प्लीज। ठीक है, देखो वो क्या कह रहा है। बी पर हमने जब प्रेशर डाला P2 प्रेशर के ऊपर, तो हमारा और टेम्परेचर था 21.5 डिग्री सेल्सियस, जो इस ABC लाइन पर दिखाई दे रहा है आपको, कर्व में ABC लाइन पर। तो बी पर क्या हुआ, प्रेशर तो मैंने P2 डाल दिया सीधा। तो बी पॉइंट पर जब प्रेशर डाला, शुरू में वॉल्यूम ज्यादा था, मैंने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। जब मैं P2 प्रेशर पर पहुंच गया, P2 प्रेशर पर मैंने वहीं पर रोक दिया, कुछ देर के लिए मैंने उसको रोका P2 प्रेशर पर। तो P2 प्रेशर पर जब मैंने प्रेशर को रोक दिया तो वेपर्स कंडेंस होना शुरू हो गए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड होना शुरू हो गई। और वो लिक्विड होते होते पूरी लिक्विड हो गई, टाइम लगा उसे, लेकिन बी से सी तक पहुंच गई, सारे वेपर लिक्विड हो गए। प्रेशर मैंने नहीं बदला था, प्रेशर उतना ही रोक दिया था। यस, क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। सी से डी में देखो क्या होता है। सी से डी में हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ का रट लेना। स्टीप इंक्रीज इन द प्रेशर में अचानक से इंक्रीज हो गया सी से डी। तो सी से डी देखो भाई, सी यहां है और डी यहां है, दिख रहा है? सी और डी, हाँ भाई सबको दिख रहा है क्या? यस सर, सीओडी दिख रहा है ऊपर नीचे। तो सी से डी में अचानक से प्रेशर P3 कर दिया मैंने, P3 प्रेशर कर दिया। अब क्या होगा, प्रेशर P3 है, टेम्परेचर तो 21.5 डिग्री सेल्सियस है, तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। स्टीप इंक्रीज इन द प्रेशर विद मोर डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम थोड़ा सा और डिक्रीज हो गया। सारे वेपर लिक्विड बन गए, लेकिन वो लिक्विड बहुत अच्छे लेवल वाला लिक्विड नहीं था, वो कंप्रेसिबल था। याद है आपको, एक पॉइंट आता है कि लिक्विड्स कंप्रेसिबल नहीं है, थोड़े से कंप्रेसिबल है लिक्विड, थोड़ा बहुत उन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। समझ गए? तो यहां पर भी ये हुआ इन वॉल्यूम, बिकॉज एट दिस स्टेज ओनली लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट। इस स्टेज में सिर्फ लिक्विड है, तो वॉल्यूम घटेगा, बट कितना? बहुत कम घटेगा। प्रेशर इज मोर डिक्रीज विद मोर डिक्रीज इन वॉल्यूम, बिकॉज at this stage only liquid states exist, the liquid and solids are incompressible, therefore we get a steep increase in graph। क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होते तो वॉल्यूम जो घटेगा ना वो थोड़ा सा ही घटेगा। वहां उसने मोर डिक्रीज इन वॉल्यूम लिखा हुआ ना, ये मोर डिक्रीज इन वॉल्यूम, ये मोर नहीं है, इसको याद रख लेना, विद डिक्रीज इन वॉल्यूम। मोर को काट रहा हूं, समझ गए? मैं आ गई? मोर को उड़ा दो, मोर नहीं है, सिर्फ डिक्रीज है। डिक्रीज होगा लेकिन लेस डिक्रीज होगा। समझ में आया बेटा? यस सर। तो यहां देखिए, यहां पर जो वॉल्यूम था
और डी पॉइंट पर जो वॉल्यूम है, तो V2 से हम V3 पर पहुंच गए, V2 से V3 पर, तो वॉल्यूम में डिक्रीज कम हुआ, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ाना होगा, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर करने पर ही वॉल्यूम में थोड़ा बहुत डिक्रीज आएगा, क्योंकि अब वो लिक्विड बन चुका है सारा का सारा। तो ये सी से डी समझ में आ गया भाई? यस बेटा? यस सर, आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सी पॉइंट देखिए अब जरा, सी पॉइंट क्या कहता है? द टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व्ड। ये सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम, ये भी मैं पीछे बता चुका हूँ, मैक्सिमम टेम्परेचर है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी लिक्विड आपको दिखाई ही नहीं देगी। और वो लिक्विड कौन से पॉइंट पर दिख रही है बताइए जरा, ग्राफ में कौन से पॉइंट पर लिक्विड दिख रही है? लास्ट 30.98 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, बताओ भाई। ई पॉइंट, ई के ऊपर वो लिक्विड दिखाई देगी, क्योंकि इससे ऊपर तो लिक्विड वाला हमारा कर्व ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम कहें हम तो इसको और ऊपर बना दे, भाई ये बिहेवियर है गैस का, आपको याद करना पड़ेगा कि इसके बाद वो नहीं होने वाली, नहीं होने वाली तो नहीं होने वाली, तो उसने उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। ग्राफ देखने में ऐसा लगेगा कि और ऊपर चला जाता, नहीं जाता, वो नेचर है। और आप सोच भी सकते हैं, मैंने प्रेशर डाला, टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर डाला, टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर डाला, टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर डालते ही लिक्विड बन गई है, टेम्परेचर बढ़ाते ही फिर से गैस बन गई, फिर से प्रेशर डाला, टेम्परेचर फिर से बढ़ा दिया, गैस फिर से बन गई, फिर से प्रेशर डाला, लिक्विड हो गई, फिर से टेम्परेचर बढ़ा दिया, गैस बन गई। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा उसके बाद कितना भी प्रेशर डाल लूं वो लिक्विड नहीं होने वाली। क्लियर है? वही होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, ये लास्ट टेम्परेचर है, इसके बाद वाले टेम्परेचर पर कभी लिक्विड दिखाई नहीं देगा। अबव दिस टेम्परेचर इट इज गैस, इससे ऊपर ये हमेशा गैस ही रहेगी। दिस टेम्परेचर इट इज गैस, अबव दिस टेम्परेचर, इससे ऊपर। ए वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। और प्रेशर एट दिस टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर से सब कुछ चलेगा, याद रख लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। मतलब सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर की, क्रिटिकल टेम्परेचर से ही बाकी की दोनों डेफिनेशन आप दे सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड क्रिटिकल कांस्टेंट्स, इनको क्रिटिकल कांस्टेंट्स बोलते हैं। तो सी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं पहले ही बता चुका था, ठीक है, ताकि ये समझ के बाद ही एंड्रयू आइसोटर्म समझ। आगे देखिए जरा, और ये एंड्रयू का ये जो डोम बनता है इसको एंड्रयू डोम बोलते हैं ना, डोम ऑफ एंड्रयू आइसोटर्म। नेक्स्ट देखिए, लिक्विड एंड सॉलिड डोंट एग्जिस्ट फॉर दैट सब्सटेंस बियॉन्ड दिस क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के बाहर ऊपर लिक्विड कभी बनाया ही नहीं जा सकता, तो सॉलिड घंटा बनेगा जब लिक्विड ही नहीं बनाया जा सकता। समझ में आ रही है बात? क्लियर है बेटा? यस सर। यानी कि जो लिक्विड ही नहीं बन सकता तो सॉलिड क्या बनेगा? तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर किसी भी गैस को लिक्विड नहीं बनाया जा सकता, तो सॉलिड तो बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ए टेम्परेचर बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब लेवल से बाहर, ठीक है, बियॉन्ड विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय एप्लीकेशन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ प्रेशर, यानी वो टेम्परेचर एनी अमाउंट ऑफ प्रेशर के ऊपर उसको लिक्विड नहीं बनाया जा सकता। दिस पैटर्न ऑफ ग्राफ इज नोन एज डोम ऑफ एंड्रियोथर्म। तो इसको हम डोम ऑफ एंड्रियोथर्म एंड्रयू आइसोथर्म बोलते हैं इस पैटर्न को, क्योंकि एंड्रयू का आइसोथर्म है। अब समझ में आ गया भाई सबको ये ग्राफ? क्लियर है? ठीक है, बस इसका क्रिटिकल वॉल्यूम थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, क्रिटिकल वॉल्यूम ढूंढ लेना कितना होता है। क्रिटिकल आइसोथर्म, क्रिटिकल पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। क्रिटिकल पॉइंट को, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा था? ई वाला पॉइंट, पीछे देखो, ये ई पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, इसके ऊपर क्रिटिकल वॉल्यूम, नीचे देखो क्रिटिकल वॉल्यूम है, इधर देखो क्रिटिकल प्रेशर है, और ये टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमने सेट किया था इसको, वो 31.1 नहीं है, ये भाई भ्रम होता है हमें, वो 30.98 है। इसको यहाँ लिखना चाहिए था, ऐसे करके, ठीक है? अभी सही है, समझ में आ रहा है? और ये वायलेट लाइन है, याद रख लेना। तो भाई इनको बोलते हैं
पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, इनफ्लेक्शन के पॉइंट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन है भाई, पॉइंट एट विच फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज जीरो फ्रॉम दिस इक्वेशन बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ पीसी वीसी टीसी कंडीशंस कैन बी ऑब्टेन्ड। इस इक्वेशन से हम कंडीशंस नहीं, मतलब वही उस पॉइंट से हम कंडीशन निकाल सकते हैं, कंडीशन ये और कुछ नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट, ए पॉइंट एट विच द क्रिटिकल आइसोथर्म वेयर गैस एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम, जहां गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होते हैं उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट याद रख लेना। तो हम ई पॉइंट पर क्या कहें, ई पॉइंट पर इसके ऊपर वो लिक्विड नजर आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन यहाँ गैस और लिक्विड लगभग एक ही फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि इससे हाई प्रेशर करेंगे तभी वो प्योर गैस बनेगी। तो वो गैस और लिक्विड समझ लो मिक्स हो गया इनका, मिक्स मिक्स, गैस भी है लिक्विड भी है, दोनों काम चल रहे हैं। क्लियर है बेटा? कंडीशंस देखिए, पॉइंट एट विच द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी इज जीरो। तो ये थोड़ा हम बाद में करेंगे भाई। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आज मैं यहीं पर इसको एंड कर रहा हूं और रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको फिनिश करेंगे कि ये क्या होता है। ये थोड़ा सा टिपिकल वाला सा काम है। इस सब ग्राफ को याद कीजिए, लिख के देखिए, जितना बताया गया उतना।